नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बीजेपी हमेशा ही कांग्रेस को घेरने के लिए इतिहास से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठाती रहती है। कई बार ये देखने को भी मिला है, बेशक वोट चोरी का मुद्दा हो, वंदे मातरम का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर कोई भी इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जिससे वो कांग्रेस को घेर सके। बीजेपी हमेशा से ही जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़े करते हुए आई है। बीजेपी ने संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस और नेहरू पर तमाम तरह के आरोप लगाए। जहां उन्होंने वंदे मातरम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत खत्म करने का भी आरोप लगाया। लेकिन अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, ये सही है या फिर बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है वो देश के सामने कांग्रेस की गलतियों को उजागर करना चाहती है? अब कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं। जिस तरीके से बार बार बीजेपी की तरफ से नेहरू को टारगेट किया जाता है, जो इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है। वंदे मातरम की बात करें, वोट चोरी की बात करें या फिर आतंकवाद की बात करें, सभी मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करने से लगी रहती है। अब आखिर सच क्या है? क्या वाकई इतिहास से खिलवाड़ किया गया है? इतिहास की वो चीजें, इतिहास के वो मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है, क्या उनसे वाकई छेड़छाड़ की गई है? जिस तरीके से नेहरू पर आरोप लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जिन्ना के सामने नेहरू झुक गए और वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की विरासत खत्म करने के आरोप लगाए। खैर, आज तक नहीं सामने आया कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई। उस समय की कांग्रेस सरकार ने जो बोला, बीजेपी की सरकार में क्या कुछ तथ्य सामने आए, अभी तक किसी तरह की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। उसके अलावा वोट चोरी पर भी अगर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है तो बीजेपी इतिहास से जुड़ी हुई वो वोट चोरी सामने लाकर रख देती है जो कांग्रेस के टाइम पर हुई थी। आतंकवाद पर कांग्रेस अगर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है तो बीजेपी कांग्रेस के समय में हुए आतंकवाद को गिनाने लग जाती है। आखिर ये जो परत दर परत खुलती जा रही है, कब इन चीजों पर समझौता पूरा हो जाएगा? अभी लोकसभा में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि आप बार बार नेहरू जी को घेरने की कोशिश करते हैं, आप एक समय ले लीजिए और चर्चा कर लीजिए, एक बार में ही तस्वीर साफ कर लीजिए। यहीं पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ये तमाम तरह के मुद्दे उठाकर जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। तो अभी ताजा मामला वंदे मातरम को लेकर आया था और वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा भी हुई और चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए, तमाम तरह के आरोप जवाहरलाल नेहरू पर लगाए। तो अब कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह के पलटवार किए गए। जिस तरीके से वंदे मातरम गीत में जो छेड़छाड़ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जा रही थी और जो बड़े नेता थे वो भी साफ तौर पर कह रहे थे कि जिन्ना के एक कहने पर नेहरू झुक गए। सुभाष चंद्र बोस की विरासत को खत्म करने का भी आरोप नेहरू पर लगा। कई बड़े ऐसे मुद्दे देश में फिलहाल अटके हुए हैं जिन पर कुछ मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और जो शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि इतिहास से जुड़े मुद्दे बीजेपी समय समय पर उठाती रहती है। तो अब आखिर और कौन से वो मुद्दे हैं जो बीजेपी आने वाले टाइम में उठाएगी?
तो कई तरह के आरोप फिलहाल लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई और उसके अलावा जो इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, चर्चा आज उसी पर करेंगे। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस से हरिनाथ उपाध्याय जी, सपा से जगदीश जी और प्रोफेसर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ झा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतिहास से जुड़े मुद्दे उठाकर नेहरू परिवार पर या फिर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, और अभी आपने देखा भी होगा जिस तरीके से वंदे मातरम का जो मुद्दा था वो उठाया गया 150 साल पूरे होने के बाद, जो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की गई। क्या बीजेपी कांग्रेस की उन गलतियों को देश के सामने लाने की कोशिश कर रही है या फिर जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे को आप अपने चैनल डिबेट में लाते रहते हैं। और सारे पैनलिस्ट को हमारे तरफ से नमस्कार जी। आप जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट और एनडीए की गवर्नमेंट जिस तरह से इस तरह की मुद्दे पार्लियामेंट में लेके आ रही है, तो मेरा जो अपना इसमें व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको भी पार्लियामेंट के सेशन में लाया जा रहा है और लाया भी जाएगा। बट अभी जिस तरह से वंदे मातरम को लेके या एसआईआर जैसे मुद्दे को लेके लंबी बहस छिड़ी हुई है इस मानसून सत्र के दौरान, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वंदे मातरम के बारे में मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। क्योंकि वंदे मातरम के बारे में यदि हम देखें तो 1936 के टाइम में जब जिन्ना के दबाव में आके गांधी ने कुछ शब्दों को वहां से रिमूव किया था, पंक्तियों को हटाया था, तो ये एक जो मुद्दा है उस मुद्दा इतिहास से जुड़ा भी हुआ था। और हमें ये भी समझने की जरूरत है, जब 1896 से 1907 के बीच में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, तो वंदे मातरम की वो पूरी लाइनें और पूरी पंक्तियां मतलब गाई भी जाती थी। लेकिन 1936 में आके जिन्ना के दबाव में नेहरू ने जिस तरह से इस पंक्तियों को रिमूव किया और एक सोची समझी साजिश हो या उस समय का कुछ पॉलिटिकल दबाव हो, तो यदि 150 वर्ष मनाने के लिए अभी की गवर्नमेंट सोच रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। आप यदि देखेंगे 50 साल जब वंदे मातरम का हुआ तो उस समय नहीं, बिल्कुल सौरभ झा। और दूसरा ये, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर तो आरोप लगा ही दिए कांग्रेस पर, दूसरा उसी दिन मोदी जी ने एक बात और कही थी कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत खत्म कर दी। लेकिन ये इस सारे मुद्दे और इतिहास पे यदि हम वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो हुई है। और गलतियां ऐसी नहीं अभी की सरकार में भी होगी, और ये भी एक समय के बाद इतिहास में दर्ज होगा और फिर आने वाले टाइम में इस पे भी बहुत सारे डिबेट होंगे। हो सकता है उस परिस्थिति के अनुसार भी बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो कोई यदि कोई गलतियां हुई है तो उसमें सुधार भी की जा सकती है। और एक ये पक्ष और विपक्ष को बैठ के एक जो न्यूट्रल डिसीजन होता है उस डिसीजन के तरफ लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इस तरह के मुद्दे को यदि हम संसद के फोरम पे लेके आते हैं तो संसद का सत्र बहुत ही छोटा होता है और जनहित के मुद्दे पे ज्यादा फोकस पक्ष और विपक्ष को देना चाहिए। और इन सारे मुद्दों को लेके भी यदि करते हैं तो उसका सार्थक निष्कर्ष निकलना चाहिए, और यदि नहीं निकलता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है।
मैं वंदे मातरम पे अपना ये रखना चाह रहा था, क्योंकि 50 वर्ष जब हुए तो देश की आजादी नहीं हुई थी। जब 75 वर्ष वंदे मातरम के हुए तो उस समय हम आपातकाल की स्थिति में गुजर रहे थे। तो 150 वर्ष मनाने की बात की जा रही है, तो कोई मतलब ये गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इतिहास को जानने का हक सबको है और इतिहास के गर्भ में ही भविष्य छिपी होती है। यदि इतिहास में कुछ गलतियां हुई है तो उस गलतियों को हम ठीक करके अपने भविष्य को और वर्तमान को ठीक कर सकते हैं। और आज के युवा को और 21वीं सदी के युवा को वंदे मातरम को जानने का पूरा अधिकार है। और हम ये समझते हैं यदि गवर्नमेंट इस तरह की 150 वर्ष मना रही है, हर जगह मनाने के लिए सोच रही है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ये जो वंदे मातरम ही एक ऐसा गीत था जो सबसे पहले आजादी के जो 1857 में पहली बिगुल फूकी गई थी, उस समय ये एक देश प्रेम और जो आजादी के तरफ का जो मूवमेंट था उसमें इस वंदे मातरम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है भटनागर जी, क्योंकि तमाम तरह के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने कहा कि बार बार नेहरू कोसने से अच्छा है कि एक बार बीजेपी वाले समय ले ले कि कितनी चर्चा नेहरू पर करनी है, कर लीजिए। लेकिन बीजेपी असल में चाहती है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए। एक तो आप इस बात का जवाब दे देना, दूसरा आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर जरूर बोलना। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं सबसे प्रियंका जी की बात करता हूँ, प्रियंका वाड्रा जी की बात करता हूँ। मैं समझता हूँ प्रियंका वाड्रा जी आज के टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत ही भांति मतों से जीत के आए हैं और एक पार्टी की नेशनल लेवल की महामंत्री भी है। अगर ये बात कह के पिंड छुट जाता है उनका कि वही एक बार थोड़ा समय ले लीजिए और आपके जवाहरलाल नेहरू जी से डिबेट कर लीजिए, ये भारतवर्ष से एक दिन सब कुछ भूल जाता है अगले दिन खाना खाते। उसको तो बार बार चीजों को, नई नई चीजों को याद दिलाना पड़ता है। करनी इतनी लंबी है, लिस्ट इतनी लंबी है कि उन विषयों पे तो चलता रहेगा और इतिहास में क्या हमारे साथ बीती है और हम पूरी दुनिया में सबसे पिछड़े हुए क्यों हैं, इस देश की युवा पीढ़ी को बताना चाहिए और बताना भी जरूरी है। क्योंकि आज देश की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो आज व्हाट्सएप और गूगल पे फंस के रह गई है, चोरिकल पे फंस के रह गई है। तो ये जो बहस चल रही है वंदे मातरम को लेकर, तो जरूरी नहीं था। अगर देश को पता तो लगे कि वो 150 वर्ष का जो इतिहास है क्या है, क्यों है, इसलिए क्योंकि आज हमारे घर में हमारे बच्चों को ही नहीं पता कि तुम्हारे दादा का नाम क्या, दादा के दादा का नाम क्या है। तो जिस और देश जा रहा है उस चीज को हमारे बड़े बुजुर्गों का काम है कि अपने बच्चों को भी संभाले, नई चीजों को बताए। अब आपने सेकंड एक क्वेश्चन और सवाल रखा था, आपने कुछ और पूछा था मुझसे FIR के ऊपर शायद। सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस वो थे, इस देश के वो सितारे थे कि उनकी चमक के आगे सारी कांग्रेस के लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके सब कुछ ठीक थे। और मैं आज एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ बोल के, और हो सकता है मुझे इसका खबरें भुगतना पड़े। उनकी सोच से परे महात्मा गांधी भी नहीं थे और जो सोचते थे, क्योंकि किसी चीज के लिए एक समय तक संघर्ष चलता है और संघर्ष ही आंदोलन बनते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की और जवाहरलाल नेहरू जी में बड़ा फर्क था। अब ये तो इतिहास में पूरा नहीं पढ़ा मैंने कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मैं बता देता हूँ भटनागर जी, मैं बता देता हूँ। अभी कांग्रेस से हमारे साथ जो साथी हैं वो जुड़े नहीं हैं, जैसे जुड़ेंगे तो उनसे भी सवाल करूंगा। मैं बता देता हूँ, दरअसल अभी तक नेताजी के बारे में तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आखिर उनकी जो मौत की गुत्थी थी वो क्या थी। तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, ना कांग्रेस की सरकार में हुई और ना ही आपकी सरकार में हो पाई है। कांग्रेस ने तो कांग्रेस ने तो 2 बार कमेटी बनाकर बोल भी दिया था कि नेताजी की मौत हो गई 17 अगस्त 1945 ताइवान के तेवेन्यू शहर में विमान हादसे में। 2 बार कमेटी बनी, एक बार 55 में बनी, दूसरी 67 में बनी। दोनों कमेटियों की सेम रिपोर्ट कि नेताजी नहीं रहे। 98 में अटल जी की सरकार आती है और फिर एक कमेटी का गठन किया जाता है, उसका नाम होता है मुखर्जी कमेटी। वो लोग जाते हैं वहां पर जांच करते हैं, यूपीए की सरकार आ जाती है, 2003 में वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं
और फिर जो उस रिपोर्ट में था भटनागर जी, उसमें कुछ अलग ही था। वहां तो के सुनिए, अधिकारियों ने आपकी जांच में आवाज बताया कम कि आ रही है। उस रात वहां पर कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं अब आपकी बात बिल्कुल आ गया। मैं आपकी बात पूरी ये करता हूं। सभी वही बातें हैं जो हमने किताबों में पढ़ी हैं। एक आजादी के समय के अभी पत्रकार मैं हुआ आपको करते थे, एक किताब दुर्गादास। और बताऊंगा आपको भी। आप थोड़ी एक अपनी आवाज बढ़वाइए, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, तो मेरा भटनागर जी यही सवाल है कि कांग्रेस तो आज चलो पुष्पेंद्र नहीं कर जी, पाई कुछ, लेकिन आपने क्या किया उनको लेकर? बिल्कुल शायद हो सकता है इंडिया गेट आप गए हो तो एक बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा है, हम्म इस तिरंगे का हटा के बनाया गया स्टैचू में क्या लगे, सुभाष चंद्र बोस की फोटो देख सकते हैं आप। तो पहली चीज, हम लोग सुभाष चंद्र बोस शताब्दी भी बनाई हमने, हम्म और सुभाष चंद्र बोस जी को फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो भी प्रेरणा है उसको भी लेके करते हैं। अगर ये चीज पूछते हैं आप, तो अगर ये चीज होती तो आज इंडिया गेट के समीप जो लगा हुआ था पहले स्टैचू ना हट के, तो आज सुभाष जी का नहीं वही लगा होता और सीधे काम करा। भाई आपने जो किताबों की बात करी, आप अगर आप मूवी में जाएंगे पिक्चर में, तो सुभाष चंद्र बोस पिक्चर ही बनी है, पिक्चर ऐसे नहीं बना करती है। और उसमें वो भी दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने खामोशी में एक साधु के वेश में इलाहाबाद में अपना समय व्यतीत करा, वो भी तो था। अब आपने बात करी जांच की, तो मैं तो पूछता हूँ आज कांग्रेस के इस देश को भी मैं एक सवाल देना चाहूंगा कि पूछे ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था। नहीं, बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, भटनागर जी, तमाम मुद्दे हैं। और छोड़िए, मैं लास्ट और बोल रहा हूँ आपको, मैं पुष्पेंद्र जी और बता रहा हूँ। आज तक राजेश कॉलेज जी का नहीं पता, हमारे सुंदर जी का नहीं पता कि हादसा कैसे थे, तो दिल्ली चौड़े में नहीं पहुंच पाए। जो निजी अपने वाहन में चलने वाले लोग, अपने हवाई जहाज में चलने वाले, उन्हें प्राइवेट दूसरे हेलीकॉप्टर दे दिया। विषय तो बहुत है। भटनागर जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं एक बार पीसीआर से आग्रह करूंगा आपकी आवाज साफ करवाएं। मैं तब तक जगदीश जी के पास जाता हूं। जगदीश जी, किस हद तक आप इन मुद्दों को सही मान रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बात यह आ रही है कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं वो देश के सामने उजागर की जाए, कब कब क्या गलती की, जो हमारे महान व्यक्ति थे उनकी जो पहचान अभी तक नहीं बन पाई, जो गुमनाम हो गए, जो मुद्दे गुमनाम हो गए, वो आखिर देश के सामने कैसे आए। एक तो ये। दूसरा, प्रियंका गांधी ने जो बात कही कि बीजेपी इन मुद्दों को उठाकर मात्र जनहित के मुद्दों को नहीं लाना चाहती, उनसे ध्यान हटा रही है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम में ये कह के नहीं बच सकती कि आपने पिछले अपने कार्यकाल में ये गलत किया। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो सारा का सारा कुछ संवैधानिक तरीके से संविधान सभा द्वारा, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे राष्ट्रगान हो, सारा का सारा समझ बूझ करके लोगों ने, बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने इसको एडॉप्ट किया। और उस पे आज प्रश्न चिन्ह लगाना, तुम्हारी हैसियत क्या है उनके साथ? उनमें आज प्रश्न चिन्ह लगाना कि फला ने ये गलती की, फला ने ये गलती की। जैसे कि आप वंदे मातरम को ही ले लीजिए। वंदे मातरम एक गीत का एक अंश है। वो अंत एक प्रतीकात्मक रूप से गाया जाता है। वो जो है प्रतीकात्मक रूप से कि इतना हमको गाना है, इतना उचित वही गाते रहे। तो उसमें अब बवाल करना कि नेहरू जी ने इतना कम कर दिया, अरे नेहरू के एक रोए के बराबर भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देख लीजिए, क्या है इतिहास। स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की आजादी में क्या इतिहास है हिंदू महासभा का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ये जो है पूरी की पूरी तरह से देश को सांप्रदायिक आग में झोंक करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और जो वास्तविक मुद्दे, जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, सारा का सारा काला धन वापस ले आएंगे, 1 रुपया लाए, महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, देश में चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। क्या क्या सपने दिखाए थे, आज उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिन मुद्दों को लेकर के जो सपने दिखा करके ये सरकार में आए थे, उन मुद्दों से भटक गए हैं। और उनको उन मुद्दों पे जनता का ध्यान न जाए तो कभी वंदे मातरम, कभी राम मंदिर। आप देखिए, नहीं, बिल्कुल 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 सर, ये बात तो हो गई जनहित की। दूसरा ये कि जो उन महान लोगों के परिवार अच्छा ये बताइए किसान की आय दुगुना करेंगे।
हो गई आय दुगना। आज किसान का धान, उसमें जरा चर्चा करिए पुष्पेंद्र चौधरी जी कि आज उत्तर प्रदेश में धान 1400 रुपए कुंटल बिक रहा है और ये किसान की आय दुगना करेंगे। ये शोषण, इनका भ्रष्टाचार, इनके हाथ दान खरीद केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी का एक जो है सौदागर बैठा हुआ है। किसान लुट रहा है, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा, किसान को खाद की जगह लाठी मिल रही है, नौजवान को रोजगार जो 2 करोड़ कहे थे खत्म, पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। नौजवान को अगर नौकरी मिल रही तो 4 साल का अग्निवीर मिल रहा है। तमाशा बना के रख दिया है। अब मरीजों को दवा नहीं है। जगदीश जी, सर दरअसल ये है राजनीति और सभी को पता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। जब 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी की सरकार थी, उस समय कई बड़े आंदोलन हुए किसानों के और उन्होंने अपनी सरकार में उन सभी किसानों को जेल में डाल दिया। यहाँ आप मायावती जी की बात और नेहरू जी की बात करने के लिए नहीं बैठे। यहाँ इस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम प्रश्न करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, आप नहीं, मैं ये बोल रहा हूं तो आप किसानों की बात क्यों कर रहे हैं? आपने किसानों के लिए क्या किया? मैं वही तो बता रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। आप सुनते नहीं है। जब आप किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं उन्हीं किसानों की बात आपके सामने कर रहा हूं। मायावती की सरकार में जब किसानों को जेल में भेजा गया, कई बड़े आंदोलन हुए, भट्टा पार्सल आंदोलन हुआ, किसानों को जेल में भेजा गया। उसके बाद आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने उन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी आई, बीजेपी ने कुछ भी करके, कैसे भी करके उन किसानों को बाहर निकाला और वही बीजेपी आज फिर किसानों को तंग भी कर रही है। तो मैं तभी बोल रहा हूं कि ये तो पॉलिटिक्स है, किसके साथ कैसे करना, क्या नहीं करना। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आज जो हो रहा वर्तमान में, हम यहाँ बैठे हैं तो सरकार से प्रश्न पूछने के लिए बैठे ना। सरकार जवाब देगी जो सरकार चला रहे हैं और जनहित के, जन कल्याण के कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के बहानेबाजी चल रही है। कहीं वो एसआई, कहीं वो ले आएंगे घुसपैठियों का मुद्दा, कहीं ये ले आएंगे, कहीं वो ले आएंगे। अरे भाई, ये सब के लिए सरकार थोड़े है। सरकार है जनता के कल्याण के लिए, सड़क, बिजली, पानी के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए नहीं है सरकार। नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, नहीं सर, मेरा कहना यह है कि जब देश में मुद्दे चल रहे हों, ठीक है, तो उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार है उससे सवाल करूं। अभी जो मुद्दे चल रहे थे, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम मैंने लिया और भटनागर जी से सवाल किया कि कांग्रेस तो चलो कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस ने देश में एक झूठ फैला दिया कि नेताजी नहीं रहे, ठीक है। आपकी जांच में क्या कुछ आया सामने? मैंने इनसे सवाल किया था वो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सवाल कर रहा हूँ। उनकी जो बेटी थी, अब तो पता नहीं, काफ़ी समय से मैंने सर्च भी नहीं किया, डॉक्टर अनीता फॉफ, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी वो, तो उन्होंने भी एक बार बयान दिया था कि भाई हम हिंदू हैं और अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना हम भी चाहते हैं। अब लिखा हुआ यह है कि नेताजी की अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में हैं। यह बात किसने कही थी? जगदीश, चर्चा तो उन पर भी होनी चाहिए ना। जगदीश जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ पुष्पेंद्र जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नेताजी कैसे आ गए, नेताजी आपके डिबेट में कैसे आ गए, और नेताजी के बारे में, उनके अस्थियों के बारे में, ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे आप ले आ रहे हैं। नहीं, आपको जब बैठाया था डिबेट में टॉपिक बताया नहीं गया था? नहीं, मुझे टॉपिक नहीं, तो ये आपकी गलती है ना। मेरा टॉपिक यही था, इतिहास से जुड़ी चीज़ों पर जो फिलहाल मुद्दा बना हुआ है, जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है, जो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। अब आप अचानक से बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। सौरभ झा, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, जो बातें अभी जगदीश जी से भी मैंने पूछी, भटनागर जी से पूछी, अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है सुभाष चंद्र बोस की, और मुद्दे उठाते हैं इतिहास के। क्योंकि हमें पुष्पेंद्र जी ऐसा लगता है, जब कोई भी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की रही या बीजेपी की गवर्नमेंट रही, हमेशा सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जब भी मुद्दा उठाया, आपने भी अभी चैनल में डिस्कस किया, उसका कोई एक सार्थक निचोड़ अभी तक निकल के नहीं आया। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं की सरकार थी
है जो इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा के उनके लिए एक देश के तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित किया। कांग्रेस की सरकार 70 साल तक रही, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सिर्फ 2 बार 3 बार कमेटी बनी और कमेटी सिर्फ फाइल तक ही सीमित रह गई, उसका कोई भी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई। एनडीए की गवर्नमेंट में भी मोदी जी के टाइम में भी अभी भी उस पर चर्चा चलती रहती है और ये चर्चा बीच बीच में तब आती है जब बंगाल में इलेक्शन होता है। बंगाल के इलेक्शन अभी आने वाले टाइम में 2026 में है, तो ये चर्चा अभी 6 महीना 7 महीना तक चलेगी, उसके बाद फिर ये बंद बस्ते में फिर चला जाता है। तो हमें ऐसा लगता है सरकार को इस विषय को कभी गंभीरता से लेनी चाहिए और अभी जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में या उनके से जुड़े चीजों को लेके आपने देखा होगा, गुजरात के अंदर काफी डेवलपमेंट भी हुआ और बहुत सारी चीजें को लाई भी गई सामने। तो सुभाष चंद्र बोस को लेके मतलब कांग्रेस हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, हमें नहीं लगता है जिस तरह से उनके लिए एक डिसीजन होना चाहिए था और उनके चीजों को सामने लाना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी, आप जो भी बात बता रहे थे, जो उनकी बेटी चाहती थी जो उनकी अस्थि विसर्जन हो और गंगा में विसर्जित होना चाहिए। यदि अभी भी वो किसी म्यूजियम में उनकी अस्थि रखी हुई है तो अभी की सरकार को इस विषय को गंभीरता में लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो सवाल है कि आखिर ये सिद्ध करेगा कौन कि वो जो अस्थियां हैं वो नेताजी की हैं, क्योंकि 1885 में फैजाबाद में देखने की भी बात सामने आई। एक तरफ बात यह है कि जापान के उस मंदिर में उनकी अस्थियां रखी हैं, तो आप सच किसको मानेंगे? ये जो बातें कही हैं ये किसने कही? इसके लिए तो आर्कियोलॉजिकल टीम है और जो हमारा साइंटिफिक एविडेंस है या हम कार्बन डेटिंग जैसे चीजों को लेके फैक्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उस फैक्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी जो फैक्ट है अस्थियों को लेके ये साइंटिफिक जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हम इसको सच नहीं मान सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही मतलब सीरियस भी होना चाहिए और इस चीज को यदि लगता है इसका मतलब इस चीज के लिए संवेदनशील है अभी की करंट गवर्नमेंट, तो इस पे जरूर सोचना चाहिए। और हम ये समझते हैं हमारे अभी के करंट गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी विल पावर है, यदि वो चाहती है तो कर देती है, करके दिखा भी देती है। तो सुभाष चंद्र जी के लिए यदि नेताजी के लिए यदि अभी करना भी चाहेगी तो मोदी जी के नेतृत्व की जो अभी गवर्नमेंट है वो कर सकती है और बहुत सारे फैक्ट और एविडेंस है जिसके बेसिस पे ये प्रूफ किया जा सकता है अस्थि सुभाष चंद्र बोस जी की है और नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, काफी देर से आए हैं, फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही रहेगा, जिस तरीके से बीजेपी इतिहास के मुद्दों को उखाड़ने से लगी है और कांग्रेस पर और नेहरू जी पर जो तमाम तरह के आरोप लगने से लगे हुए हैं। एक आरोप वंदे मातरम को लेकर तो लगा ही है, दूसरा मोदी जी ने एक लाइन और बोली थी कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की जो विरासत है उसे खत्म कर दिया। क्या कहेंगे? जी नमस्कार और पैनल में बैठे हमारे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, वर्ष 2014 में सत्ता में आने के लिए भी इधर उधर की बातें किया था और आज भी इधर उधर की बातें करके सिर्फ मुद्दों को भटका रही। नहीं, अगर आपको सुभाष चंद्र बोस की बातें इधर उधर की लग रही हैं तो बिल्कुल गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। क्या आपको सुभाष चंद्र बोस की बातें अगर इधर उधर की लग रही हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बातों को कभी गलत नहीं कर सकता हूँ। उनकी बातें उठाना हमारे राष्ट्र की अस्मिता का सम्मान करना है। नेताजी हमारे देश की अस्मिता है, हम नेताजी का अपमान नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वक्त एक मुद्दा वंदे मातरम का भी उठ रहा है जो कि सर्वव्याप्त है। मैं यह बताना चाहूंगा कि वंदे मातरम को सम्मान कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। ठीक है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, अगर उस सम्मान को आप बरकरार रखे होते तो आज वंदे मातरम पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह पूर्व की भांति हमारे देश की अस्मिता से जुड़ी रहती और जैसे कि जुड़ी हुई है, लेकिन यह विवादों में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल शशांक रंजन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप बोल रहे हैं कि अगर आपने सम्मान बरकरार रखा होता तो ये सिचुएशन नहीं आती,
दूसरा एक सवाल ये भी बन रहा है कि अगर आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान को बनाकर रखा होता तो स्टैचू ऑफ यूनिटी शायद बीजेपी नहीं बनवा पाती, उससे पहले आप बना देते। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार साहब को सम्मान दिया जाना सही है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या सिर्फ एक स्टैच्यू बना देने से सरदार साहब का सही मायने में सम्मान हो गया? सरदार साहब को हम एकता का प्रतीक मानते हैं। सरदार साहब हमारे देश की जो है एकता के महानायक हैं। आज हमारा देश अगर एकत्रित है, यह जो 565 टुकड़े थे उसे जोड़ने का श्रेय अगर जाता है तो सरदार साहब के नेतृत्व को जाता है। यह हम लोगों ने सदैव से कहा है। नहीं बिल्कुल, हमने कब सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया या उनके परिवार को सम्मान नहीं दिया? नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। और आप बोल रहे हैं कि सरदार साहब के परिवार को हमेशा सम्मान दिया, उनको भी सम्मान दिया कांग्रेस में, ठीक है। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। मैं एक बार दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, वो भी एक बार सुन लें। 1946 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, आपको पता ही होगा क्या कुछ हुआ था। आप एकता का प्रतीक मानते हैं सरदार साहब को, और वहाँ आपने उनको जबरदस्ती हरवा दिया। ऐसा मैं नहीं कहता, किताबें कह रही हैं उस टाइम की जो लिखी हुई हैं, उस टाइम के जो हमारी बिरादरी के पत्रकार थे उन्होंने जो लिखा है। जी, मैं इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहना चाहूंगा कि सरदार साहब और नेहरू जी में आपसी सहमति से कार्य हुए थे, और अगर किसी प्रकार का मतभेद रहता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सरदार साहब गृह मंत्री के पद को स्वीकार नहीं करते। अगर सरदार साहब किसी भी प्रकार से उस परिणाम के विरुद्ध होते, उस परिणाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां होती, उस परिणाम से अगर सरदार साहब असंतुष्ट होते तो सरदार साहब और पंडित जी एक ही सरकार के अंग नहीं होते। देखिए उदाहरण तो काफी हैं। हैदराबाद का एक राजा था निजाम, जब वो झुकने को तैयार नहीं था तो नेहरू जी ने बोल दिया था कि भाई जबरदस्ती तो नहीं झुकाएंगे, फौज तो नहीं भेजेंगे। सरदार साहब ने आर्मी उतारी थी वहीं पर, पता आपको? देखिए, प्रारंभ कोई भी चर्चा होती है तो हर कोई अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, फिर अंतिम निर्णय लिए जाते हैं, और अंतिम निर्णय में यह तय किया गया कि फौजें उतारनी है और हैदराबाद के निजाम को झुकाना है, हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करना है। तो उसके लिए सरदार साहब ने जो निर्णय लिया उस निर्णय को माना गया। अगर मैंने अभी भी कहा है कि सरदार साहब और पंडित जी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। अगर मतभेद होता तो आज 565 से अधिक टुकड़े भारत में मिलकर एक विशाल भारत का निर्माण नहीं हुआ होता। ठीक है, मेरा सवाल फिलहाल एक और ये रहेगा, क्योंकि भटनागर जी से भी सवाल हो चुका है, वो जगदीश जी से भी हो चुका है, सौरभ झा जी से भी हो चुका है। क्योंकि जब 17 अगस्त 1945 की रात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित तौर पर कांग्रेस ने कह दिया कि उनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार वालों को विश्वास नहीं हुआ। 1957 में एक शाहनवाज कमेटी का गठन किया कांग्रेस ने, जांच करके उन्होंने भी बताया कि हाँ नेताजी नहीं रहे, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। 1965 में शाहनवाज कमेटी का गठन किया कांग्रेस ने, फिर उनकी जांच में भी आया कि हाँ जो कांग्रेस अब तक कहती आई वो सत्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। उसके बाद 1998 में जब बीजेपी ने मुखर्जी कमेटी का गठन किया तो उसमें जो यूपीए सरकार को रिपोर्ट सौंपी, उस जांच में ये आया कि उस रात वहाँ पर कोई हादसा हुआ ही नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि अभी जगदीश जी भी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि आप पता नहीं कौन सा मुद्दा लेके बैठे। मैंने शुरू में बताया था कि मुद्दा इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो तमाम तरह के मुद्दे फिलहाल चल रहे हैं। तो इस बात का सच आखिर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आज के समय में क्या बीजेपी गलत है, बीजेपी जांच नहीं करवा पा रही है, या आपकी उस टाइम की सरकार ने जो झूठ बोला वो अभी तक देश के सामने रखा गया? अगर कांग्रेस की सरकार में नेताजी को लेकर झूठे रिपोर्ट बनाए गए, देश से झूठ बोला गया, चलिए तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन आज तो आपकी सरकार है, आज तो आप उन बातों का खंडन कर सकते हैं, आज तो आप प्रामाणिकता को जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए सत्य को उजागर कर सकते हैं। अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो इस बात को आप सदन में प्रस्तुत कीजिए, साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कीजिए, सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए, आयोग की रिपोर्टों को प्रस्तुत कीजिए,
और उसके बाद उस पर जो है अंतिम बिल्कुल मुहर सही बात है। लगाकर भटनागर जी, कांग्रेस को साबित भटनागर कर जी, दीजिए। शशांक रंजन जी ने तो साफ कर दिया कि अब आपकी सरकार है, आप उन सभी रिपोर्ट को सामने रखिए और देश को सच बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं शुरुआत करता हूँ पटेल साहब से। कांग्रेस का इतिहास इतना गंदा है हम्म, कि अगर वास्तव में अगर देश के बच्चे अगर पढ़ने लगे ना हम्म, तो कंकड़ पत्थर से मार मार के भगाते हैं इन लोगों को। इतना गंदा इतिहास है, मुझे वही बोलना चाहिए। और मजबूरी है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से मैं सुन रहा था अभी कि सरदार पटेल साहब के विषय में पूछा आपने स्टेच्यू इतना बड़ा बनाया तो इन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जो सरदार पटेल की भी जयंती तक तो बनाई नहीं आज तक। तो आज सरदार पटेल की व्याख्या क्या करेंगे? आज मैं बहुत एक छोटे से एक बताता हूँ कहानी कि सरदार पटेल साहब जिस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ था पहला, और कराची तक जो लाहौर तक जीत लिया था, कराची तक जीत लिया था, इस्लामाबाद तक फौज ने कर लिया था, और हमारा जो मुजफ्फराबाद है वो पाकिस्तान के अंडर में था। तो जब यूएन का जब दबाव आया देश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री पे, तो प्रधानमंत्री जी से जब पटेल साहब की बात हुई, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नेहरू जी रुक जाइए, अभी सीज फायर मत कीजिए, ऐलान मत कीजिए, आज रात तक रुक जाइए, बहुत फौजी हमारे वहां पे। और मगर जवाहरलाल नेहरू को जल्दी बहुत थी, जाके उन्होंने सीज फायर का जाके दूरदर्शन से कर दिया, और जो जहां थी फौज वहीं रुक गई। और आज कश्मीर कहाँ है? पाकिस्तान के पास। ना तो ये मांग पाए, नहीं जी कांग्रेस मांग पाई आज तक कि भैया हमारा जब तो क्लियर हो गया तो भैया मुजफ्फराबाद हमारा कश्मीर हमें दे दो। तो आप इन्हें मत उधेड़िए मत। हम तो चाहते हैं कि हौले हौले करके इन मुद्दों को उठाया जाए। ठीक है। इस दूसरा ये मैं थोड़ा सा समझ दीजिए। मैं भी समाजवादी पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये समाजवाद क्या समाजवाद है? क्या आपको निगम रोड घाट नहीं दिखते और आपको कब्रिस्तान दिखते हैं? आपको मुसलमान स्कॉलर दिखते, हिंदू दिखाई नहीं देते, आपको बच्चे पढ़ते नहीं है। और यहाँ मेरे से पूछ रहे थे यहाँ पे कि हमारा इस देश की आजादी में क्या रोल है। तो ये तो इतने मेरे समझता हूँ कि शायद चश्मा लगा जिस तरह वरिष्ठता से बैठे हैं, तो समझना चाहिए कि पहले कांग्रेस के नेतृत्व में देश का आंदोलन चला और देश की आजादी के लिए काम हुआ। तो ये बताता मैं तो ये पूरे समाजवादी पार्टी का इस देश को छोड़े इस प्रदेश के लिए करा क्या है। इनको तो खुद हाथ खून से हाथ रखे हुए क्या है? ठीक है। याद नहीं है जगदीश जी, क्या भूल गए? मुजफ्फरनगर कांड भूल गए क्या? क्या वो डांस गाना भूल गए क्या? जो नाच गाना कराते थे हर साल, कौन सा फेस्टिवल कराते थे वो नाम भूल गया, कहाँ होता था पुष्पेंद्र जी? वो सफाई में। तो भूल गए क्या? चार्टर्ड विमान इंटरनेशनल लेवल का कहाँ बनाया एयरपोर्ट? सफाई में। और जहाज और सरकारी जहाज चार्टर्ड विमान लेके आ रहे फिल्मी हीरो हीरोइनों को नाचने के लिए मुंबई से। ये तो किरदार है इन लोगों का। इनके नेताजी आदरणीय अखिलेश जी आए थे, 11,500 करोड़ के रिबन तो काट के चले गए। 11 रुपए का काम नहीं करा, पैसा कहाँ से होता? क्योंकि सारे रिश्तेदार तो लगे हुए थे, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोई मध्यम प्रदेश, कोई पूर्वांचल में, सब में बैग इकट्ठे करने में। ठीक है। ठीक है जगदीश जी जवाब दे देंगे। जगदीश जी अभी 4-6 उपलब्धि बता दें तो समझो मैं समाजवाद बात की टोपी जो पहने बैठे हैं तो समाजवाद हो। ठीक है जगदीश जी, अभी आप पर भी आरोप लग गए हैं। और दूसरा जगदीश जी है, अभी सौरभ झा जी ने एक अच्छा सवाल किया था, क्योंकि अभी शायद बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो ये जो वंदे मातरम वाला टॉपिक था, इस वजह से ये 5-6 महीने लगातार चलता रहेगा, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चौधरी जी जरा इनको हमको भारतीय जनता पार्टी की जो सामंतवादी मनवादी मानसिकता है इसका जवाब दे देने। इन्होंने अभी सफाई की बात की, इनको दलितों और पिछड़ों की जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाए तो वो इनको बुरा लगता है। इनको बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता जगदीश जी आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अपना फोन कान पर लगा लीजिए आप। जगदीश जी सर फोन उठा लीजिए आप ऊपर। हमारी आवाज नहीं आ रही? हाँ आप ये निकाल कर फोन कान पर लगा लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की मनवादी और सामंतवादी मानसिकता है जो ये बोल रहे हैं। इन लोगों को दलितों, पिछड़ों और
गरीबों को, शोषितों, वंचितों का जो है मनोरंजन भी इनको नहीं सुनाई देता, इनको घिन आती है दलितों पिछड़ों, इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। अगर पिछड़े और दलित अगर सफाई में कोई मनोरंजन करते हैं या उनके खुशी के लिए दो कुछ काम होता है तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि इनको घिन आती है। ये इसलिए कि 2024 में अभी तो बेचारा पिट रहा था उत्तर प्रदेश पुष्पेंद्र जी, पिछड़ा दलित तो पिट रहा था। इनको मिला दिया है, 80 की 80 सीट रहते 33 पे इनको खड़ा कर दिया है, और आगे आने वाले इसी तरह ये दलितों और पिछड़ों को जो है उनके ऊपर थूकते रहे, उनको चिढ़ाते रहे। इनको उत्तर प्रदेश का पीडीए, इनको पुष्पेंद्र चौधरी जी उसी और ज्यादा 27 में इनको प्रदेश से और 8,500 रुपए खटाखट, कितना झूठ बोल के आए हो। काम समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जगदीश जी, गठबंधन में चुनाव होगा या समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी? फिर क्या चीज? समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ही जाएगी या अकेले ही चुनाव लड़ेगी? क्योंकि अभी जो जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि एसआईआर का भी मुद्दा है कि देश में बहुत बड़ा बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अकेले प्रदर्शन करने से लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी क्या समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिल पा रहा आप लोगों को, तो मना कर रहे हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे। चौधरी जी, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सक्षम है और वो अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर गर्व करती है, जिन्होंने केवल देश में एक मात्र ऐसे नेता है जिन्होंने बैसाखी पे मोदी को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश के पीडीए ने इन्हीं मनवादी और सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ करके इनको जमीन पे खड़ा कर दिया है, और आगे आने वाले में वही हाल होगा। ये इनको और बकने दीजिए और कहने दीजिए कि हम समाजवादियों के खिलाफ। इन्होंने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीना है, इन्होंने संविधान को कुचल दिया है, जितनी भी संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग सहित उसका दुरुपयोग किया है। नहीं सर नहीं, मैं इस पे ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, क्योंकि अभी आप खुद बोल रहे थे कि अभी जो लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी का हाल किया, ठीक है, अब आप दूसरा सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर। आपकी तो काफी अच्छी सीट आई थी, आप तो कह भी नहीं सकते इस तरह। सीट आने का मतलब ये थोड़ी, हमने तो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुष्पेंद्र जी कहा है कि हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को जीत करके ईवीएम को खत्म करेंगे। ईवीएम बिल्कुल कहा था। जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, इन पे जनता का भरोसा नहीं है, दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं है। ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है सर, ठीक है भटनागर जी, क्योंकि वोट चोरी का जो मामला है ये भी जब उठाया कांग्रेस ने, ठीक है भटनागर जी, जब कांग्रेस ने ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो आप इस वोट चोरी के मुद्दे को भी खींच कर ले गए आपातकाल में। जी, आपने वोट चोरी की बात करी है। आज मैं समझता हूँ कि कम से कम 23 वर्ष बाद दोबारा से एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। जो 80 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला, आज वो दुनिया में है या नहीं है? क्या वो सर्वे नहीं होना चाहिए? एक सर्वे जो हो रहा है कोई वोट काटने के लिए नहीं हो रहा, ये तो सर्वे वो हो रहा है कि अब इस दुनिया में कौन है या कौन नहीं है, कौन कहाँ रहता है, कोई विदेश चला गया, देश चला गया। जो झूठे मक्कार वोटों से गुंडे बदमाश जो राजनीति में सत्ता में आ जाते थे, ये उनका विलोपन अब विलुप्त है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जनता में कहीं रोष दिखाई दिया आपको? जनता का कोई आदमी खड़ा होगा विरोध के अंदर? किसी ने अगर उंगली उठाई हो, किसी ने आत्मदाह कर ली हो, फिर अरे वोट डाला जमशीद अधिकार है, सर्वे तो जरूरी है ना। अरे आप मकान जमीन खरीदेंगे तो सर्वे करके नहीं आएंगे क्या? और 23 साल बाद अगर देश में अगर एसआईआर हो रहा है, और एक नई चीज और बताऊं, आज पार्लियामेंट के अंदर एसआईआर का विषय चला, ठीक है, सारे भाग गए। सवाल तो करेंगे चोरों की तरह छुपके, मगर जवाब नहीं लेंगे, भाग जाएंगे एकदम, क्योंकि मन में चोर है, कपट है। जनता से मक्कारी करना के सीख रखी है कि सवाल करो और भाग जाओ, वॉकआउट कर दो। एसआईआर बहुत जरूरी है, हर जगह होगा। ठीक है, ये झूठे मक्कार वोट थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा पुष्पेंद्र जी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जनता ने किसी ने भी विरोध करा हो
या अन्य किसी पार्टी ने विरोध करा हो कांग्रेस के अलावा, हम्म तो बताएं बिहार के अंदर। हम्म अरे भाई सर्वे हो रहा है, सर्वे में कौन जिंदा है, तो भाई मैं समझता हूँ मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर का वोट आज भी आ रहा है, हम्म क्यों नहीं हटा वो? हम्म ये तो प्रैक्टिकल बात है। सही बात, और सही एक चीज और बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से इन्होंने भी हवा उठाई कि भैया जो बीएलओ हैं उनका वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम्म आज पुष्पेंद्र जी, मैं आपके चैनल में बोलना चाह रहा हूँ, अगर निर्वाचन आयोग ने 30 दिन 3 महीने रखे हैं, हम्म 3 महीने में 90 दिन होते हैं, हम्म और एक वोटर लिस्ट में मतलब एक बूथ के अंदर वोट होते 600, 700, 800, हम्म 1000। हम्म तो आप बताइए क्या एक बीएलओ एक दिन में 10 वोट नहीं कर सकता, जाके पर्ची दे के नहीं आ सकता 10 वोट एक दिन में? नहीं ये बिल्कुल, वही देखिए BLO प्रोसेस है, तो यही जब है, चुनाव होता प्रोसेस है, तो यही है। खत्म करो नहीं, हाँ सर ये बीएलओ वही है ना, जब हाँ। चुनाव होता है तो पर्चे घर घर लेके आते हैं, हाँ तो समझता हूँ एक बीएलओ 10 पर्चा बांट सकता है। हम्म तो सर एक बहाना है, षड्यंत्र है, ये जो षड्यंत्र करेंगे जनता इनको उतनी ही लात मार के दूर भगाएगी। नहीं ठीक बात है, और प्रोसेस भी यही है, पहले भी बीएलओ ही करवाते थे, आज भी बीएलओ करवा रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ झा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, लेकिन बिहार चुनाव में फिर उसके बाद हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और ये बात भी मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, एसआईआर कोई आज पहली बार नहीं हो रही। दूसरा ये, जब पार नहीं पा पाई कांग्रेस ने, तो राहुल गांधी जी ने एक पोस्ट की जैन जी के नाम, मतलब जो हमारे देश के युवा हैं, कि अब वो कुछ करें। हुसैन जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तो बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का पूरे मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा रोड शो हुआ, वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह की यात्रा की गई। बिल्कुल। उसके साथ साथ आप ये भी देखे होंगे, जब 14 तारीख को जब नतीजा आया तो इनकी वोट परसेंट जो थी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई। जो बिहार के जो युवा जननायक थे, उनकी तो हालत ये हो गई, जो उनके भाई भी जीत नहीं पाए और 25 सीट में खुद सिमट गए, जो 141 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। उससे अच्छा तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी इस चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। अब हम इस वोट चोर और गद्दी चोर की बात इसलिए आपको एक जोड़ना चाहते हैं। आज भी पार्लियामेंट में मैं डिबेट देख रहा था, तो जब नेहरू जी की फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वोटिंग हुई तो 28 वोट डली, जिसमें 2 वोट ही सिर्फ नेहरू जी को मिली हुई थी। आप ये सोचिए, वो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उस समय ही से वोट चोरी का कंसेप्ट जो है इसी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डाल के रखा है। तो कहावत तो ये, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। तो इनके पास एक लंबा अनुभव है, इनके पास एक लंबा इतिहास रहा है। और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, बोल रहे थे उनके हिसाब से इतिहास इन्होंने खराब कर रखा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलना चाहेंगे, कम से कम इन्होंने 70 साल 100 साल में आपके लिए इतनी सारी इतिहास बनाई, जो उसमें से जो क्वेश्चन बाकी हैं उसको आप सॉल्व करने में 11 साल से लगे हुए हैं। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। वंदे मातरम में से पंक्तियां नहीं हटी होती तो अभी आपके लिए ये मुद्दा नहीं होता। अभी वोट चोरी वाला मुद्दा भी 1947 से आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस की जो स्टोरी है, उस पे 2 कमिटी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने फॉर्म की, उसका नतीजा नहीं निकला, तो वो भी इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया, तो वो भी आपके पास अभी एक मुद्दा बना हुआ है। तो आपके लिए तो कांग्रेस ने इतिहास देके गया, उस इतिहास में ही भविष्य और वर्तमान है। क्योंकि आप लोग 2047 की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की, तो जनहित के मुद्दा के साथ साथ ये सारे इतिहास के मुद्दा को भी टाइम टू टाइम आप लेके आते रहेंगे, और इस तरह बिल्कुल सही बात है, सही बात सर, और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है शशांक रंजन जी, क्योंकि समय भी कम है और सवाल भी मेरा आपसे लास्ट रहेगा। अभी वोट चोरी को लेकर, क्योंकि तमाम तरह के आपने साम दाम दंड भेद सभी आजमा कर देख लिए, लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं हो पाया। अभी जो मैंने एक सवाल किया था कि उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने एक पोस्ट की जैन जी के नाम, देश के युवाओं के नाम,
कि अब वो ही लोकतंत्र को बचाएंगे। पहली बात तो आप मुझे ये बता दीजिए, युवाओं को कौन सा नुकसान हो रहा है? युवाओं की कौन सी सीट चली गई? युवा राजनीति कर रहे हैं क्या? राजनीति कांग्रेस करने से लगी हुई है और आप बीच में लेकर आ रहे हैं जैन जी को कि भैया आप लड़िए। अब नेपाल जैसे हालत मैं बनाने की बताना सोच है। चाहूंगा कि राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती है। राजनीति का मतलब राष्ट्र निर्माण की लड़ाई भी होता है, रोजगार की लड़ाई भी होता है। अगर युवाओं की बात की जाती है तो युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत है, उनके लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। उन सभी चीजों के लिए जो है युवाओं के पक्ष में आवाज उठाए जाएंगे। हम सत्ता के नहीं, राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र को विश्व पटल पर शोभायमान होते शशांक रंजन जी, जो बात आप कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, पहले आप युवाओं से तो पूछिए वो आपके साथ है भी या नहीं। जी बिल्कुल, युवा हमारे साथ हैं और युवाओं के साथ से ही हमारा संगठन आज से नहीं, स्थापना काल से चला आ रहा है। और मैं एक बात के लिए संगठन के नाम पर आपने याद दिला दिया, संगठन के नाम पर धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले यह कहा कि आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा था और कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश को आजादी मिली। नहीं बिल्कुल, इस बात शशांक रंजन जी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने अभी संगठन के नाम से सेवा दल की ओर याद दिला दी। सेवा दल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सेवा दल आज भी क्रियाशील है। आज भी सेवा दल अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और सेवा दल देश की जनता के बीच है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल देश में इतिहास के पन्ने फिलहाल पलटे जा रहे हैं और उनको पलटने के बाद फिर नेहरू परिवार पर, कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी जनहित के मुद्दों से बचना चाहती है, इस वजह से इन मुद्दों को उखाड़ा जा रहा है, या फिर वाकई बीजेपी जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गलतियां की, उन सभी गलतियों को देश के सामने उजागर करना चाहती है? क्या कुछ आगे रणनीति बनेगी, क्या कुछ राजनीति होने वाली है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।